हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आरवीएनएल ने 2018 में एईएन मैकेनिकल का पेपर कराया था, उसका पार्ट 2। किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे मैकेनिकल में, और कौन कौन से टॉपिक्स से पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे, क्या लेवल था उनका, किस तरह का पैटर्न था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एईएन और जेईएन के लिए मैकेनिकल में 4 सितंबर को पेपर होने वाला है आरवीएनएल का। तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको ये पता रहेगा कि किस तरह का आपका लेवल रह सकता है और किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो वो इस चीज़ का आपको बेटर आइडिया यहाँ से लग पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। इस लेक्चर सीरीज़ के मैंने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन शेयर किए हैं पहले। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। उसके कंटिन्यूशन में ये आगे के वीडियोस हैं जिसमें मैंने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 था, विच टाइप ऑफ की हैज़ ट्रंकेटेड सेमी सर्कुलर डिस्क, कि ऐसी कौन सी की है जिसमें जो सेमी सर्कुलर डिस्क यूज़ आती है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क यूज़ आती है वुडरफ की में। वुडरफ की का शेप होता है सेमी सर्कुलर, और ट्रंकेटेड मतलब विकृत, जो बोलते हैं कि थोड़ा सा विकृत रूप रहता है। तो वो याद वो चीज़ उस की को बोलते हैं वुडरफ की को। की क्या काम करती है, जो हमारा साफ्ट और हब रहता है उसमें जो की वे लगा हुआ रहता है उसमें अपना की पावर ट्रांसमिशन के काम में आती है। की सबसे वीकेस्ट मेंबर रहता है शाफ्ट और पूरी असेंबली में, शाफ्ट हब जो भी है असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ग्राइंडिंग व्हील विच लेटर बी, मतलब जो बी टाइप का लेटर है वो कौन से बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर होगा रेजोनॉइड बॉन्ड। तो ऐसे बाकी बॉन्ड्स भी देखते हैं। वी से विट्रीफाइड बॉन्ड होता है, एस से सिलिकेट बॉन्ड होता है, आर से रबर बॉन्ड होता है, एम से मेटल बॉन्ड होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आर से रबर बॉन्ड है और बी से रेजोनेट बॉन्ड है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये एक नोमेनक्लेचर है ग्राइंडिंग व्हील का, इससे भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फर्स्ट जो लेटर है वो एब्रेसिव टाइप को रिप्रेजेंट करता है, सी से मतलब कार्बाइड हो गया, ग्रेन साइज हो गया 30, ये ग्रेन की साइज़ को बताने लग गया कि जो भी एब्रेसिव है उसका ग्रेन साइज़ क्या है। तो जैसे जैसे ग्रेन साइज़ बढ़ता जाएगा, फिनिशिंग सुपर फिनिशिंग की तरफ बढ़ते जाएंगे। जितना ज़्यादा ग्रेन साइज़ होगा उतना फिनिशिंग टच अच्छा आएगा। थर्ड लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है जो एम है, वो हार्डनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ए से लेकर एच तक जो भी लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सॉफ्ट व्हील्स को। आई से लेकर पी तक मीडियम व्हील्स को, ये तो एम इसी मीडियम व्हील्स में आएगा। पी के बाद में जो भी हैं वो हार्ड व्हील्स में आपके कैलकुलेट करे जाते हैं। स्ट्रक्चर जो 5 है नंबर, तो स्ट्रक्चर बताता है, स्ट्रक्चर में 2 हैं, एक तो क्लोज स्ट्रक्चर है, एक ओपन स्ट्रक्चर के कौन से टाइप का व्हील है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करता है। लास्ट होगा टाइप ऑफ बॉन्ड, जो वी है, जो लास्ट लेटर है वो टाइप ऑफ बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। वी से हमारा पता है ये विट्रीफाइड बॉन्ड है। तो इस तरह से आपको ये नोमेनक्लेचर भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हीट ट्रांसफ़र से। हीट ट्रांसफ़र में क्या था आपका, एक मिनट। हीट ट्रांसफ़र में आपको इंटरफेस टेम्परेचर पूछा था। जब 2 स्लैब दी हुई थी सीरीज़ में, उनकी थर्मल कंडक्टिविटीज़ भी दी हुई थी और एंड टेम्परेचर्स भी दे रखे थे। तो इस तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन था। पहली स्लैब, सेकंड स्लैब, इसकी कंडक्टिविटी K1 K2, यहाँ एंड के टेम्परेचर्स दे रखे थे और आपको इंटरफेस का टेम्परेचर पूछा था। आपको पता होना चाहिए कि जब भी इनके जो थर्मल रेजिस्टेंस होते हैं जिनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मतलब अगर हम एक सर्किट बनाएं तो जैसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, तो R को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा T बाई क्यू, जो पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस है। जैसे ये R1 के लिए बात करूँ तो यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाई कितना हीट फ्लो हो रहा है। और मैं मान रहा हूँ कि दोनों की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, A1 A2 बराबर A। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, R1 कैलकुलेट कर सकते हैं, R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि Q तो सेम ही होगा। जब भी कोई भी स्लैब सीरीज़ में लगी होंगी तो जो जितनी हीट आ रही है वो दोनों में सेम जाएगी। क्यों यहाँ भी क्यों, यहाँ भी क्यों और यहाँ भी क्यों। तो क्या कर सकते हैं, क्यू को इक्वेट कर सकते हैं कि क्यू, एक मिनट आगे चला गया, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा टी बाई आर। तो फर्स्ट 2 के बीच में जो डेल्टा टी होगा, यहाँ का टेम्परेचर हमने टी मान लिया, यहाँ का दिया हुआ है, यहाँ का दिया हुआ है, तो डेल्टा टी, तो टी मतलब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी तो हीट फ्लो हो रही है यहाँ पे। तो दिस माइनस दिस
डिवाइड बाई आर। आर को जो स्लैब के केस में होता है वो एल बाई के ए होता है। एल उसकी थिकनेस होती है, जैसे ये थिकनेस उसकी स्लैब की, डिवाइड बाई थर्मल कंडक्टिविटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस तरह से हम आर कैलकुलेट कर लिया और डेल्टा टी पता है। ऐसे ही सिमिलरली आर टू कैलकुलेट कर लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया क्योंकि क्यू तो सेम है, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सॉल्व करना था, ज़्यादा कैलकुलेशन वाली चीज़ें नहीं थी, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इतना टाइम रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो उसको स्टार्टिंग में सॉल्व कर लें, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा था कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑयल को परमिट किया जाता है इन द पोर्स ऑफ ए सेल्फ लुब्रिकेटिंग बियरिंग। सेल्फ लुब्रिकेटिंग से ही पता लग रहा है कि हमको ऑयल को पंप करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बियरिंग्स जिनमें ऑयल अपने आप जा रहा है उनके पोर्स में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्रेगनेशन। जब ऑयल अपने आप पोर्स में जा रहा है किसी भी बियरिंग में, उसको प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्रेगनेशन। जो पाउडर मेटलर्जी के कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को अगर हम ऑयल के बाथ में डुबा दें तो उसके पोर्स में अपने आप ऑयल चला जाता है। आपको कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई पंप वम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर लुब्रिकेशन पहुंचाने के लिए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्रेगनेशन। अब एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ आपको, इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो पाउडर मेटलर्जी का कंपोनेंट है उसको हम अगर लिक्विड मेटल, मोल्टन मेटल में डुबो के रखते हैं, उस लिक्विड मेटल का जो आपका जो बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर है वो कम रहता है, उसमें डुबो दिया, तो वो जो मोल्टन मेटल है जैसे कॉपर हो गया, वो अपने आप क्या करेगा, उसकी पर्टिकुलर जो पाउडर मेटलर्जी का हमारा मेटल कंपोनेंट है उसमें अपने आप उसके पोर्स में चला जाने लग जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, इम्प्रेगनेशन मतलब ऑयल, प्रेगनेशन से रिलेटेड ऑयल है, और इनफिल्ट्रेशन मतलब कि लिक्विड मेटल है। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये स्पीड रेशियो पूछा था कोई गियर ट्रेन का, तो गियर ट्रेन में जैसे एक सिंपल लेना चाहें, जैसे ये ड्राइविंग व्हील है, ये ड्रिवन व्हील हो गया, ये एक और हो गया, फिर ये ड्रिवन, फिर इससे ड्रिवन, तो कुछ नहीं है। जैसे अगर मार्किंग करें 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो कि एक ड्राइविंग व्हील होगा, फिर उससे पर्टिकुलर एक ड्रिवन व्हील होगा, फिर ये जैसे सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर के लिए क्या बन रहा है, ड्राइविंग व्हील बन रहा है। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो एन ड्राइविंग डिवाइड बाय एन ड्रिवन, तो ये कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ टीथ्स ऑन, मतलब मल्टीप्लिकेशन टीथ ड्रिवन के। जैसे 1 ड्राइव कर रहा है 2 को, ये मल्टीप्लिकेशन स्टार से रिप्रेजेंट कर दिया, टी ड्राइवर, जो भी ड्राइवर्स हैं उनके टीथ। जैसे हम देखना चाहें तो जैसे ये गियर है, ये दूसरा गियर, ये तीसरा गियर, 3 में ही देख लेते हैं, छोटा हो जाएगा। जैसे 1 ड्राइव कर रहा है 2 को और 2 ड्राइव कर रहा है 3 को, तो हम लिखना चाहें एन ड्राइवर अपॉन एन ड्रिवन, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन। ड्रिवन कौन से हैं, 2 नंबर है ड्रिवन 1 के लिए, तो T2 इंटू दूसरा ड्रिवन कौन है, 2 ड्राइव कर रहा है 3 को, तो 3 ड्रिवन हुआ, तो T3 डिवाइड बाई टीथ ऑन ड्राइवर्स। तो ड्राइवर सबसे पहला तो ड्राइवर है 1 जो 2 को ड्राइव कर रहा है, दूसरा 3 को ड्राइव कर रहा है 2, तो T2, तो यहाँ से T2 कैंसिल हो जाएगा, T3 बाई T1। इस तरह से हमारा स्पीड रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का डेटा मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। क्वेश्चन ये पूछा गया था, एफएम से स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी इंक्रीज्ड बाय, स्टेबिलिटी ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी। तो फ्लोटिंग बॉडी फ्लोट कब करती है बॉडी, जब वो मतलब एक तो सबमर्ज्ड बॉडी होती है कि पूरी की पूरी डूब गई, या कोई भी बॉडी है वो बाहर की तरफ भी है थोड़ी और थोड़ी अंदर की तरफ भी है, तब मतलब बॉडी तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं। तो एक मेटासेंट्रिक हाइट टर्म आता है, उसको हम इंक्रीज़ करें, GM, जिसको GM से रिप्रेजेंट करते हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसको अगर बढ़ाएंगे तो हमारा स्टेबिलिटी फ्लोटिंग बॉडी की बढ़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो ये मेटासेंट्रिक हाइट बढ़ानी पड़ेगी। और फ्लोटिंग बॉडी के लिए क्या केस होता है कि जो मेटासेंटर है वो
आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और जो बायंसी वाला जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो सबसे नीचे होता है। इस ऑर्डर में रहना चाहिए, मतलब सबसे ऊपर एम रहेगा, मतलब जी से ऊपर एम रहना चाहिए, तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो इस तरह से अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हो गया 17 है फोर्थ प्लेस सिग्निफिकेंस टूल सिग्नेचर अमेरिकन सोसाइटी सिस्टम के अनुसार। तो एएसए सिस्टम में टूल सिग्नेचर, तो इसमें 7 एलिमेंट होते हैं, 6 एलिमेंट एंगल्स के होते हैं, लास्ट एलिमेंट हमारा आर होता है, मतलब नोज रेडियस, जो कि इंचेस में काम में आता है। तो हम एंगल के कंपोनेंट्स देखने वाले हैं। तो इसका एक जो फोर्थ प्लेस है उसका आंसर तो है साइड रिलीफ एंगल, उसका आंसर है साइड रिलीफ एंगल। अब इनको जो एंगल कंपोनेंट्स हैं इनको याद करने का तरीका क्या है, बी एस सी सेंसेक्स की तरह याद कर सकते हो। इसमें भी ऑर्डर क्या है, रैक, फिर आएगा रिलीफ, फिर कटिंग, और इनके पर्टिकुलर टोटल 6 कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट ईच के हो गए। तो अब इस चीज़ को देखते हैं। तो बी से जैसे फर्स्ट रैक से क्या आएगा, बैक रैक एंगल, एस से साइड रैक एंगल कवर हो गया। रिलीफ के 2 कंपोनेंट आएंगे, ई से एंड रिलीफ एंगल, एस से साइड रिलीफ एंगल, ये रिलीफ एंगल कवर हो गया। लास्ट बचा कटिंग एंगल, तो एंड कटिंग एंगल और साइड कटिंग एंगल, इस तरह से आपको याद करना है। और लास्ट में अपना नोज रेडियस हो गया इंचेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रीम फंक्शन कैलकुलेशन, जो एफएम का क्वेश्चन है ये। यू और वी वेलोसिटीज़, एक्स और वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, जैसे यू और ये वी, तो वो कैलकुलेट करना है स्ट्रीम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम साइज से। तो इसको एक तरीका है कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमारी यू, अब हमको साई को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके वी तक पहुंचना है। तो हम यहाँ पर हैं, तो ये क्या करता है कि जब भी हम यू वेलोसिटी है इसको एक्स के, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया, जब डेल साई जो स्ट्रीम फंक्शन है इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट के सब्जेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या बनता है हमारा, जैसे डेल साई एक्स डायरेक्शन मतलब यू पर है वो, मतलब एक्स डायरेक्शन मतलब यू, तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके कहाँ पहुँच जाएगा, वी पे। तो ये वी पर, और वी किस डायरेक्शन में, प्लस वाई डायरेक्शन में, तो प्लस वी से रिप्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सिमिलरली अब हम पहुँच गए वी पे, मतलब डेल साई को डिफ्रेंशिएट करो पार्शियली वाई के रेस्पेक्ट में, डेल साई बाई डेल वाई। अब कहाँ पहुँच जाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके, माइनस यू डायरेक्शन में, क्योंकि यू पॉजिटिव इधर है, माइनस यू इधर, तो ये इक्वल होगा माइनस यू के। तो ऐसा क्या कर रखा था उन्होंने, यू और वी दे रखा था, उससे हम डेल साई बाई डी वाई और वी डेल साई बाई डेल एक्स, इस तरह से था। तो यू और वी दे रखा था, आपको साई कैलकुलेट करना था। तो 2 इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यू और वी दे रखा है आपको, तो वाई को इधर लाके इंटीग्रेट करो, एक्स को इधर लाके इंटीग्रेट करो, उसमें 2 इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट पे आएंगे। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो पर्टिकुलर जो कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशंस जो गिवन रहेंगी, उसमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने क्या लिख रखा है, चेक विथ ऑप्शंस, ऑप्शन चेक करना ना भूलें। दोनों कंडीशंस, दोनों के जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करते ही तो कांस्टेंट गायब हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो दोनों जो इक्वेशंस आई वो हमारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही हूँ, तो वो चीज़ चेक कर लेनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जायरोस्कोपिक कपल कैलकुलेशन करनी है एरोप्लेन में। तो इसमें क्या क्या डेटा दे रखा था हमारे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा था। तो एक एरोप्लेन जा रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, उसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है, मतलब कि इंजन के आरपीएम के टर्म में या किस तरह से, और एक प्रेसिजन ओमेगा पी जिसको बोलते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना रहता है। जैसे कि वो राइट हैंड टर्न लिया या लेफ्ट हैंड टर्न लिया, तो किसी पर्टिकुलर रेडियस में टर्न लेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब एक सर्कुलर रेडियस में टर्न करेगा, तो उससे हमें ओमेगा पी कैलकुलेट करना होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो लीनियर स्पीड है हमारे एरोप्लेन की, डिवाइड बाय उस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन की रेडियस, वो उससे हमारे को ओमेगा पी मिल जाएगा। इस तरह से आई
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा हमारी एंगुलर स्पीड हो गई रेडियन पर सेकंड में, और ओमेगा पी हमारा इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हम जायरोस्कोपिक कपल कैलकुलेट कर सकते हैं आई ओमेगा ओमेगा पी से। नेक्स्ट देखते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा था जायरोस्कोपिक कपल इफेक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। तो एक कोई सिचुएशन दे रखी थी, तो इसके लिए आंसर क्या है, एक सिंपल ट्रिक है जो कि एंड रिजल्ट है, मतलब जो भी हमने मोशन देखते हैं उसका एंड रिजल्ट है। इससे क्या आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये कैलकुलेट करने में कि जायरोस्कोपिक कपल इफेक्ट क्या है, कि मतलब प्लेन जैसे उड़ रहा है हवा में और राइट हैंड टर्न लिया या लेफ्ट हैंड टर्न लिया और उसका इंजन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका क्या जायरोस्कोपिक कपल हो क्या इफेक्ट आएगा, कि उसका नोज़ डाइव करेगी या टेल डाइव करेगा या नोज़ लिफ्ट करेगी या नोज़ डाइव करेगी, ये चीज़। तो उसके लिए क्या करते हैं, स्पिन वेक्टर यानी कि ओमेगा को आप ओमेगा पी की डायरेक्शन में 90 डिग्री जब रोटेट करोगे, अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे, तो जो भी मोशन मिले वो हमारा जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट होता है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे आपको चीज़ें याद रहें। जैसे एक एरोप्लेन है, वो उड़ रहा है और हम रियर साइड में खड़े हैं और इसका इंजन घूम रहा है, इंजन का रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो ये ओमेगा का हो गया। तो अब ओमेगा रिप्रेजेंट करना है, तो अब जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसमें हमने फिंगर्स को कर्ल किया, तो जिस डायरेक्शन में हमारा थंब, ये जो अंगूठा है हमारा, वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो हमारा ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा। ये मैंने एरोप्लेन टाइप सा बनाया है थोड़ा, तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई ओमेगा की। अब उसने माना कि लेफ्ट हैंड टर्न ले लिया, तो कोई सर्कल होगा जिसमें वो उसकी पर्टिकुलर रेडियस के अराउंड उसने टर्न लिया है, ये हमारा आर हो गया इस तरह से। तो अगर हम इस जो ये टर्न लिया था इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखते हुए कर्ल करें, जैसे यहाँ से यहाँ की तरफ कर्ल करें, मतलब जिस भी पर्टिकुलर सर्कल में घूम रहा होगा, तो थंब हमारा जा रहा होगा ऊपर की तरफ। जो हमारा, अगर फिंगर्स को आप आराम से देखोगे तो फिंगर्स को कर्ल करोगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, तो हमारा जो थंब जा रहा होगा ऊपर की तरफ जा रहा होगा, मतलब फ़ोन से बाहर की साइड जा रहा होगा, मतलब प्लस जेड डायरेक्शन में। तो इसको रिप्रेजेंट करूँ मैं, तो प्लस जेड डायरेक्शन को ओमेगा पी से कर दिया। अब हमने क्या पढ़ा था कि ओमेगा को ओमेगा पी में घुमा दो, जो भी तुम्हें मिलेगा वो जायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट है। मतलब कि जैसे हम साइकिल चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते चलाते हमारे को मोड़ पे ऐसे लगता है हम गिरने वाले हैं, लेकिन जो रिएक्टिव कपल लगता है, जो जायरोस्कोपिक कपल लगता है, वही हमारे को लिफ्ट करने के काम आता है, वो इफेक्ट है। तो वो कैसे करना है कि ओमेगा को ओमेगा पी की डायरेक्शन में घुमा दो। अब घुमाएंगे, ओमेगा को ओमेगा पी की डायरेक्शन में घुमाया, तो फिंगर्स को ओमेगा की डायरेक्शन में रखो और ओमेगा पी की तरफ 90 डिग्री टर्न करोगे, तो आपका जो थंब है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा जायरोस्कोपिक कपल है। लेकिन इसका इफेक्ट देखना है, तो जब आपने ओमेगा को ओमेगा पी की तरफ घुमाया होगा तो आपकी फिंगर्स ऊपर उठी होंगी। तो अगर आप इसको प्लेन की तरह देखो, तो आपका प्लेन का जो नोज़ पार्ट है या फ्रंट पार्ट है वो उठ रहा होगा, और जो बैक साइड वाला पार्ट है वो क्या हो रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो बस यही इफेक्ट है कि जो उसका फ्रंट पार्ट है या नोज पार्ट है वो तो क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, और जो रियर पार्ट है या जो टेल पार्ट है वो क्या करेगा, डाइव करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन मिलता है एग्ज़ाम में, तो ये आपको जल्दी से आपको सोल्व करने में मदद करेगा। तो हमने 10 क्वेश्चंस देखे, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, मतलब इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रखे हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बना रखा है, उस वीडियो को भी देखिए आप, उसमें भी मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। और इससे पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स प्रायोरिटी वाइज, वो भी बना रखे हैं। तो वो चीज़ आप देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अभी लास्ट टाइम चल रहा है, तो पैनिक ना होइए, आराम से अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। जो भी आपके वीक टॉपिक्स आपको लगते हैं उनको रिवाइज करिए, और बार बार जो पढ़ लिया आपने अभी रिवीजन मोड पे रहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में मदद मिलेगी। और अपने टेस्ट सीरीज या पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चंस आप जो सॉल्व कर रहे हैं उसको सॉल्व करते रहिए, जिससे आपका जो फॉर्मूला रिवीजन है वो इस तरह से होता रहेगा। तो आपको आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, अपना अच्छा परफॉर्म कीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।